वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को खुश आमदीद, वेरी वार्म वेलकम। नाजरीन, आज हम एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं तमाम अपने मौजूआत के साथ, जो कि आज हम ऑन बोर्ड रखेंगे और ज़ेरे गुफ्तगू रखेंगे। सबसे पहले तो पहले मौजू पे बात कर लेते हैं। इस वक्त काफ़ी पैमानों पर हलचल है, काफ़ी पैमानों पर अगर कहा जाए तो सियासी पारे बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक तरफ काबीना में भी आज हलचल दिखाई दी और दूसरी तरफ अगर अपोजिशन का रुख करें तो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, अब बाकायदा इसके इनेकाद की जो तारीख है एटलीस्ट मुकर्रर हो गई है और बाकायदा कल जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोनों ने बताया, दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने, कि ईद उल अजहा के फौरन बाद इसका इनेकाद होगा। लेकिन अब वो सवाल ज्यादा प्राइमरी हो गया है। पहले तो ये सवाल ज्यादा था कि ये कब होगी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, जो मच अवेटेड थी और अपोजिशन ने दावा किया था कि हम जल्द इसका इनेकाद करेंगे। अब पहले तो ये बात अनडिसाइडेड थी, लेकिन चलें अब इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई है। तो दूसरा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है और वो ये है कि इसको लीड कौन करेगा, क्योंकि ऐसे में जब बिलावल साहब और जनाब शहबाज शरीफ कल ज्वाइंट प्रेस टॉक करते हुए नजर आए तो हमें एक पहले आप की कशमकश दोनों के दरमियान नजर आई जब लीड करने की बात आई कि इस पूरे मूवमेंट को कौन लीड करने वाला है। खैर, ऑपोजिशन तो बड़ी मोटिवेटेड नजर आती है और बार बार उन्होंने ये कहा है कि उनके जो मकासद हैं वो एक ही हैं और कोई ना कोई गवर्नमेंट के खिलाफ इस मरतबा कोई सहर हासिल किस्म की हिकमत अमली उनकी तरफ से लाई जाएगी। धरने का भी कुछ हद तक अंदिया दिया है कि जी धरना किया जाएगा या कोई बाकायदा स्ट्रीट्स के लेवल पर या रोडों के लेवल पर कोई प्रोटेस्ट होगा। ये भी अंदिया तो दिया है, लेकिन खैर ये वक्त बेहतर बताएगा कि ये कहाँ मामला आगे जाता है। लेकिन अभी लगता ये है कि जो माजी की तलखियां थी और ये जो रिवायती हरीफ हैं ये दोनों जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस वक्त अपोजिशन में ये दोनों जमातें बतौर एलाइज हैं, सामने आई हैं और इनके बीच में बहुत जद्दोजहद करके मीडिएशन कराई है जनाब फजलुर रहमान साहब ने। तो ऐसा मालूम होता है कि जो पिछली रंजिशें थी इस वक्त कुछ काफी हद तक पीछे दोनों छोड़ते हुए नजर आए हैं। और खैर, अब बात ये करने वाली है कि अब जो करप्शन के केसेस हैं वो भी अपोजिशन की जो जितनी भी अरकान हैं उनके ऊपर अक्सर और बेशतर के ऊपर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग जनाब शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब भी पार्कलिन रेफरेंस जैसे कि चल रहा है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में। तो ये तमाम तो अपनी जगह चल रहे हैं। ऐसे में 4 बिलों के ऊपर जो बातचीत हो रही है गवर्नमेंट के साथ, जो खासतौर पर जो पार्लिमानी कमेटी इस हवाले से तश्कील दी गई है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर अपना मौसर किरदार अदा करे और कानून साजी में दोनों की मुशावरत मौजूद हो जिसके जरिए कानून साजी की जाए। तो ये जो 4 बिल्स हैं, अब इसके ऊपर कोई मामला आकर थम सा गया है और एक स्टेलमेट नजर आता है। एक मरतबा फिर से नाजरीन, अपोजिशन और गवर्नमेंट इन जरूरी मामलात पर और नेशनल मामलात पर, कौमी नौयत के मामलात पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इकट्ठी नहीं हो पाई है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जब इजहार ख्याल किया तो एक तरफ गवर्नमेंट का हमें व्यू मिला कि जी गवर्नमेंट का ये ख्याल है कि एक राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का ये ख्याल है कि उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है या सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पहले मौजू पे भी इस पे जब हम बात करेंगे एट लेंथ तो वो ये तमाम हम लोग आरा इसमें शामिल गुफ्तगू करेंगे। दूसरे मौजू पे हम लोग बात करेंगे नाजरीन साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ के हवाले से, क्योंकि उनकी मेडिकल रिपोर्ट उनके लॉयर ने सबमिट करा दी है लाहौर हाई कोर्ट में और बाकायदा ये कहा गया है कि क्योंकि कोरोना वायरस दुनिया भर में फैला हुआ है तो लिहाजा जब तक कोविड के हालात हैं तब तक जनाब नवाज शरीफ का जो इलाज है जिसके गर्ज से वो लंदन गए थे और अभी भी लंदन में है वो नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में नाजरीन क्या एक्सपेक्ट किया हो जाए कि अगर इलाज नहीं हो पाएगा तो क्या अगस्त 17 जो कि एक नई तारीख उनके लिए मुकर्रर की गई है अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की तरफ से कि अगस्त 17 तक वो वापस आए, वरना फिर जनाब नवाज शरीफ को बाकायदा इश्तिहारी करार देने की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी तोशाखाना केस में। तो क्या अगस्त 17 तक वो वापस आएंगे? अगर मजीद ये बात कह दी गई है कि जब तक कोविड क्लियर नहीं होगा जनाब नवाज शरीफ साहब घर तक से अपने नहीं निकल सकते हैं बकौल उनकी मेडिकल रिपोर्ट के, और अगर वो घर से भी निकलते हैं तो ये उनके लिए जानलेवा साबित होगा। इसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरे मौजू पे नाजरीन बात करते हुए हम लोग ये जो 4 बिल्स हैं जिनका हम तस्करा कर रहे हैं, इनमें से खैर जो नेशनल असेंबली से पास हुए हैं बिल्स उनका भी तस्करा करना जरूरी होगा। FATF रिलेटेड जो कुछ बिल्स हैं वो आज जो है वो कौमी असेंबली से बाकायदा पास हुए हैं, उसमें अपोजिशन का हमें एक मरतबा फिर उनकी तरफ से हंगामा आराई और शोर शराबा नजर आया जिसका ज्यादातर अक्सर व बेशतर इन जो बिल्स का ताल्लुक है वो FATF के हमारे
उन प्री रिक्विजिट से हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से मांगे गए हैं। ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल भी जब असेंबली में इज़हार ख्याल किया तो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने ये कहा कि बतौर बार्गेनिंग चिप इस तमाम मामले को और इन खुसूस बिल्स को अपोजिशन इस्तेमाल करना चाहती है कि उनके ऊपर से या तो नैब के केसेस खत्म कर दिए जाएं, इस पूरे FATF के मामले के ऊपर भी अपोजिशन किसी किस्म का ताउन देने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, अपोजिशन का इस पे ये पर्सपेक्टिव आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि जो ये लेजिस्लेशन है या ये जो बिल्स थे जो कि पेश किए गए थे पार्लियामानी कमेटी की तरफ से, वो अप्रोप्रिएट थे ही नहीं कि FATF के जो रिक्वायरमेंट्स हैं या प्री रिक्विजिट्स हैं उनको उन बिल्स के जरिए पूरा किया जाए। तो लिहाजा इन वजूहात की बिना पर अपोजिशन ने उस लेवल का ताउन नहीं दिया और उन्होंने अपने ये एतराजात हुकूमती जो अरकान थे कमेटी में उनको बता भी दिए थे। खैर, दोनों तरफ की बात करेंगे, जानेंगे कि किसके लॉजिक में और किसके रैशनल में ज्यादा वजन है। बाकायदा डिस्कशन का पहले मैं आगाज कर लूं। अगर सबसे पहले हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से फरूख हबीब साहब तशरीफ फरमाए, मेंबर कौमी असेंबली PTI से, पार्लियामानी सेक्रेटरी भी हैं आप। गवर्नमेंट और PTI का पर्सपेक्टिव इन मौजूआत पर हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया फरूख साहब, आप तशरीफ लाए हैं, ग्रेशियस ऑफ यू। नाजरीन, हमें शॉर्टली आजिज धामरा साहब भी पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करेंगे, स्टॉलवर्ट हैं पीपल्स पार्टी के, तो अपोजिशन की आरा हम उनसे जानेंगे शॉर्टली। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ही विल बी देयर, इस्लामाबाद स्टूडियोज में ही मौजूद होंगे। और जनाब सलमान गनी साहब भी नाजरीन हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं अपने तज्जिए तबसरे के लिए इन तमाम उमूर पे, तो वेलकम ऑन बोर्ड जी। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब। और आजिज धामरा साहब भी अब तशरीफ फरमाए। आजिज साहब वेलकम, खुश आमदीद आपको भी। सलमान साहब आपको भी खुश आमदीद, आप दोनों की तरफ मैं आती हूँ। लेकिन फरूख साहब पहले आप फरमाइएगा, क्योंकि ये APC का जो मामला है, तो ये इसके ऊपर थोड़ी जरा आपका एक व्यू आ जाए। आपका क्या ख्याल है? अब तो हुकूमत के खिलाफ ये लोग तो बड़ा कह रहे हैं कि ये कोई मौसर हिकमत अमली अब लेके आएंगे दोनों जमातें और मौलाना फजल रहमान साहब भी, तो क्या इस बात पर तकिया कर लेना दुरुस्त होगा हुकूमत की तरफ से कि इनका कोई लीडर अभी तक उसका तयन नहीं हुआ कि आया बिलावल साहब लीड करेंगे या शहबाज साहब लीड करेंगे? जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको कैसे लगते हैं? महंगाई हो गई, मईशत हो गई, कोविड के सिनेरियोज हो गए, करप्शन केसेस में जैसे वो कहते हैं कि विक्टिमाइज किया जा रहा है, ये मामलात हुए, तो इन मामलात में आपको कितना वजन लगता है? देखें, बात यह है कि कौन सी तहरीक कब चलानी है, क्या करना है, इसका फैसला तो जो है वो इन्होंने करना है। और जहाँ तक रही बात आप कह रही हैं कि किन इश्यूज़ के ऊपर ये करना चाहते हैं, तो इश्यूज़ के हवाले से सिर्फ इनका एक ही इशू है। वो इशू ये है कि एहतसाब का मामला जो है वो बंद कर दें, एहतसाब का इदारा बंद कर दें। जो कल इनकी 35 पॉइंट्स की विश लिस्ट आई है आपके सामने नैब ऑर्डिनेंस, नैब एक्ट के अंदर तरमीम के हवाले से, कि नैब के अंदर, एक्ट के अंदर टोटल जो है वो 37 या 38 टोटल शिकें हैं। उसमें से ये चाहते हैं कि 35 बिल्कुल ही ख़त्म कर दी जाए और इनके मुताबिक जो है वो लिस्ट उसके अंदर ऐड कर दी जाए। तो वाज़े नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ उस वजह से इकट्ठे हो रहे हैं, वरना जिस किस्म के बयानात PMLN के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी देती रही है, जहाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पर घसीटने की बातें करते रहे हैं, तो इनके पास कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। अगर आप कहें कि अवामी इशूज़ के हवाले से, तो अवामी इशूज़ तो कभी इनके इशूज़ रहे ही नहीं। अगर अवाम इनकी तरजीहात के अंदर शामिल होती, महंगाई का खात्मा होता, बेरोज़गारी का खात्मा होता, पाकिस्तान के अंदर इदारों को मजबूत करने का मामला होता, तो इनको अवाम 3-3 बार पहले मौके फराहम कर चुकी है। तो लिहाजा ये इनका एजेंडा नहीं है। इनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि किस तरीके से हमने अपने केसेस को बंद कराना है। करप्शन बचाओ तहरीक है, जिस हवाले से जो है वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। अब यहाँ भी एक मसला नज़र आ रहा है कि पहले आप वाली सूरत हाल है कि बिलावल साहब जो हैं वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये इनकलाब लीड करेंगे, सेहतमंद हो चुके हैं, तंदुरुस्त हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है उसका सेहरा बिलावल के सर के ऊपर रख रहे हैं। तो अभी तक जो है वो अपोजिशन ही अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो डे 1 से हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत आज जा रही है, हुकूमत कल जा रही है, कोई ना कोई किसी ना किसी महाज के ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ कॉन्स्पेरेसीज ये करते रहे हैं। लेकिन हर मौका के ऊपर जो है इनको नाकामी का सामना रहा, क्योंकि इनके एजेंडा के अंदर जो है वो कोई जान मौजूद नहीं है। और पहले भी अवाम ने इनको इसी एजेंडे की वजह से जो है वो मुस्तरद किया है, क्योंकि इनका जाती एजेंडा है। एक मुरव्वत में भी जैसे एक इंसान अगले को ज्यादा प्रायोरिटी देता है और प्रेफरेंस देता है, कहता है कि नहीं आप लीड करें, और जैसे शहबाज साहब ने कहा बाद में कि नहीं हम जवान कंधों पे लीडरशिप का बोझ डालेंगे, और तो आप कोविड से रिकवर मैं आपके आगे भी तो होती है गालिबन उसके तहत का हो। मैं आपके आगे ये सवाल रख देता हूं। मसला ये है कि आपने पिछले दिनों भी देखा था कि एक कंटेनर भी इन्होंने खरीद के दिया, मौलाना साहब को बर्ची भी दिया, गंदम भी दी, देगें भी दी,
एक आउटसोर्स धरना इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर करवाया। जब कश्मीर का इशू पीक के ऊपर था, प्राइम मिनिस्टर यूएन के अंदर स्पीच करके आए थे, पूरी दुनिया को जो है वो कश्मीर के ऊपर तवज्जो मबजूल करवाई हुई थी, तो पाकिस्तानी मीडिया का जो है वो तवज्जो हटाने के लिए एक यहाँ पर आउटसोर्स धरना करवाया गया। तो आपने उस वक्त भी देखा कि मौलाना को कंटेनर पर चढ़ा के पीछे से सीढ़ी खींच चली गई थी। लेकिन अब भी ये मसला ये है कि अगर इक़्तिदार की बारी आएगी तो क्या उस वक्त भी कहेंगे पहले आप, पहले आप? तो ये सियासत के अंदर पहले आप नहीं होता। इसमें जो है वो मफादात होते हैं। इसमें जो है आप देखते हैं, आपको ये बता रहा हूं कि इनको एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए भी फजल रहमान साहब की जरूरत पड़ी। पहले फजल रहमान साहब जरदारी को मिले, फिर शहबाज शरीफ को मिले, फिर उन्होंने एक किरदार अदा किया कि बीच में इनकी जो है वो मुलाकात हो सके। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं, इनके इश्यूज हैं कि सेनेट के अंदर 60 लोग खड़े होकर कहते हैं कि जनाब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ हम तहरीक लाना चाहते हैं। अगले ही लम्हे जब वोट डालने की बारी आती है तो इनके अपने अरकान वोट नहीं डालते। अब वहां भी इनको तहफुजात हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि पीएमएलएन के सेनेटर्स ने जो है वो सेनेटर के खिलाफ वोट नहीं डाले, पीएमएलएन वाले कहते हैं पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने जो है वो वोट पूरे नहीं डाले। तो वो एक बहुत बड़ा एतमाद का फुकदान इनका अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन फिर 1 पॉइंट एजेंडा है, वो एजेंडा है करप्शन बचाओ तहरीक, जिसके ऊपर ये सब इकट्ठा होना चाहते हैं। और वो विश लिस्ट आपने नैब के 35 नुकात जो है उसके अंदर देख ली है। आगे आप जब प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे तो उन 35 नुकात के ऊपर भी मैं रोशनी डालूंगा। सही, उन नुकात पे नाजरीन हम आते हैं, क्योंकि एफएटीएफ के साथ हम उसको अगर लिंक करें या ना करें, जो गवर्नमेंट कह रही थी कि जी अपोजिशन की ख्वाहिश ये है कि दोनों को साथ लेकर चले, लेकिन हुकूमत चाहती है कि डी लिंक कर दें इन दोनों बिल्स को। खैर, आजिज साहब फरमाइएगा, क्या वाकई आप देखते हैं कि ये लीडरशिप का एक फुकदान है या फिर एक दूसरे की तरफ देखा जा रहा है? क्योंकि लीड लेने में जरा झिझक है बिलावल साहब को भी और शहबाज साहब को भी। और शहबाज साहब के हवाले से तो पहले भी सर ये आपको पता है खबरें आ रही थी कि वो पता नहीं आते भी हैं वो एपीसी में या नहीं आते, या किस लेवल तक उनकी नुमाइंदगी होती है। मशरूत थी गालिबन ये कि उनकी तमाम जो पार्टिसिपेशन थी इस पूरी मूवमेंट में। लेकिन चले अब वो आ गए हैं, लेकिन क्या ये लीडरशिप का फुकदान नहीं, क्योंकि इसको लार्जली स्पीकिंग ऐसे ही देखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी फारूक हबीब साहब ने ये फरमाया कि ये एक दूसरे के खिलाफ बयानात भी देते रहे हैं, तो अभी इनका मिलना जो है वो दिली तौर पर नहीं होगा, आगे चल के नहीं होगा। तो बयानात की बात छोड़ दें, ये मीडिया के अंदर टेलीवी टॉक शोज के अंदर जब हम बैठते हैं तो जो क्लिप चलते हैं शेख रशीद और इमरान खान साहब के, इमरान खान और चौधरी शुजात काफ लीग के हवाले से, इमरान खान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से, तो वो इतने तलख हैं इल्ज़ामात कि कत्ल के इल्ज़ामात भी एक दूसरे पर लगाए गए। खासतौर पर मुत्तहिदा की बात करता हूँ, मुल्क दुश्मनी के इल्ज़ामात लगे, सब कुछ लगे। आज वो सब एक ही काबीना, एक ही छतरी के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये पॉलिटिक्स के अंदर जो दलील है आपकी, वो खुद आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। दूसरी जानब जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो धरना दिया था, वो JUI उनकी अपनी जमात की जानिब से मिलियन मार्च पूरे पाकिस्तान में गालिबन कोई 20 से 25 शहरों में वो करना चाह रहे थे, और लास्ट जो मिलियन मार्च था वो इस्लामाबाद में था। अच्छा, उसमें हमने उसकी अखलाकी तौर पर सपोर्ट की थी, और जब वो तशरीफ ला रहे थे इस्लामाबाद तो कंटेनर पे जो पहली शख्सियत मौजूद थी वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। अच्छा, अभी जो आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब तहरीक की रहनुमाई करेंगे, और बिलावल साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ। देखें, बिलावल साहब ने इस हवाले से बात की कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं, मगर उन्होंने अगर समझा कि नौजवान क़यादत को आगे आना चाहिए तो पीपुल्स पार्टी दोनों सूरतों में, अगर ज्वाइंट अपोजिशन के एक बनती है APC की सूरत में तब भी, नहीं तो पीपुल्स पार्टी किसी भी सूरत में खामोश नहीं रहेगी। अवामी इश्यूज अब बिल्कुल हैं, आज से 2 साल कबल, क्योंकि इन्होंने खुद जल्दबाजी में कहा था ना कि हम 100 दिन में तब्दीली ला देंगे और सारा इनकलाब आ जाएगा, बाकी ये रिलैक्स होकर हुकूमत करेंगे। हमने कहा था, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि भाईजान जरा होले चलें, ये 100 दिन की जज्बाती स्टेटमेंट दे दी आपने, 6 महीने तो आपका हनीमून पीरियड है इक्तदार का, और हम आपसे बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, मईशत पे COD करने के लिए तैयार हैं। और पाकिस्तान की तारीख में कौन सी वो अपोजिशन है जिसके लीडर ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि कदम बढ़ाओ? इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, हम तुम्हारे साथ हैं, तो मजाकें उड़ाई गई थी उस सारी चीजों की। अब मिसाल के तौर पर
सही, बिल्कुल। ये कोविड के मामले पर ये बिलावल साहब ने कहा था, मैं लेकिन एक और बात बताऊं, जब कोविड का इशू आता है अपोजिशन से, की बात ये इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, इसका भी जवाब जरूर दें कि मौलाना साहब अगर कुर्बते हैं और अगर आप बतौर अपोजिशन पार्टी से इकट्ठे आ गए हैं, माजी की तलखियों को आपने भुलाया है, तो मौलाना साहब की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि वो हमेशा हमने देखा है एक बीच में आके मुलाकात एक पॉसिबल बनाते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में। ऐसा क्यों होता है अगर अभी भी आप लोग करीब अब आ चुके हैं तो? देखिए, ये अपोजिशन पार्टियों की हिकमत अमली है, और जब तक एपीसी नहीं होती, और मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी बात नहीं बनती कि ज्वाइंट अपोजिशन का कोई इत्तेहाद सामने आता है, अगर नहीं भी आता तो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं। इससे पहले अगर इस तरह की कोई कोशिश की जाती, हुकूमत को कोई टफ टाइम दिया जाता, तो ये कहते कि जनाब हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। अब 2 साल कंप्लीट हो गए इस हुकूमत को, और होने को हैं चंद दिनों के बाद। 2 साल के बाद भी पेट्रोल अचानक बढ़ जाता है और ओगरा को बाईपास करके बढ़ाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को पता नहीं पड़ता, कहते हैं इंक्वायरी बिठाऊंगा। चीनी महंगी हो जाती है, वही प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क के कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, चीनी को एक्सपोर्ट की इजाजत दे देते हैं, चीनी शार्ट हो जाती है, रेट बढ़ जाता है, रेट को कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का ऐलान होता है, मगर कोई बात नहीं होती कॉमर्स मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो जो दवाई महंगी हो गई 400%, वजीर को उतार के पार्लियामानी आप उनको ओहदा दे देते हैं पार्लियामेंट के अंदर, 10% फिर बढ़ाते हैं, तो फिर उस वजीर को क्यों हटाया भाई? उसका क्या कसूर था? 400% उन्होंने बढ़ाई, 10% आपने कम नहीं की और बढ़ाई। और जहां पर करप्शन की बात है ना, देखें करप्शन की बात अब पीटीआई के मुंह से अच्छी नहीं लगती। फिर मैं आगे सलमान साहब पीटीआई के मुंह से करप्शन की बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए कि करप्शन इनका पीछा कर रही है, एच साहब इनका पीछा कर रहा है, तभी ये मजबूर हुए अपोजिशन के साथ बैठ के बात करने पे। अदरवाइज पहले बहुत सारे इस मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, ये अपोजिशन के साथ नहीं बैठते थे। तो जब इमरान खान ने ये बयान दिया था कि मेरे दोस्त जो हैं इस घेरे में है नेप के, तो ऑर्डिनेंस आ जाता है, तो ये आपकी भी मजबूरी है अपोजिशन के साथ बैठना। जी सलमान साहब, 2 साल मुकम्मल हो गए, 6 माह तक पहले कुछ नहीं कहा ऑपोजिशन ने, तो क्या 2 साल तक बाद वैलिड है ऑपोजिशन अब ये मूवमेंट चलाने के लिए? और सबसे बड़ा तो सर सवाल ये आता है, जो कि अमूमन ज्यादातर लोग कर रहे हैं, कि क्या 2 साल बाद भी ऑपोजिशन आपको लगता है कि इस कदर मुतहर्रिक है या इस कदर डिटर्मिन्ड है कि कुछ करेंगे? क्योंकि पिछले साल भी बड़ा एक ग्रैंड लेवल हुआ, मौलाना साहब यहाँ इस्लामाबाद तशरीफ लाए, कराची से उन्होंने आगाज किया, सिंध पूरा क्रॉस किया, पंजाब, फिर उसके बाद इस्लामाबाद। तो ये तमाम मामला उस वक्त भी हम बड़ा सुन रहे थे, बहुत शोर था, वावेला था कि जी कुछ करेंगे और ये सहर हासिल इनकी ये मूवमेंट अब साबित होने वाली है, लेकिन कुछ निकला नहीं। तो अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आप सलमान साहब? देखें मोना आलम, पाकिस्तान की सियासी तारीख का बड़ा अलमिया ये है कि तारीख से सबक कोई हासिल नहीं करता। कि मुझे 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, एक हुकूमत अपोजिशन में जिन ख्यालात का इजहार करती है, जो अपना एक मंशूर पेश करती है, जब वो मसनद इक़्तिदार पे पहुंचती है तो वो किस हद तक डिलीवर करती है, और वो हुकूमत जो अपोजिशन में चली जाती है कि बाकायदा एक फिल्म चलती है कि जब भी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई, मुख्तलिफ पार्टीज आपस में मिली, एपीसी का क़याम अमल में लाया गया, एपीसी में कुछ फैसले हुए, उस हुकूमत पर सियासी दबाव बढ़ाया गया। तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन पार्टीज की एपीसी या उनकी किसी एहतजाजी तहरीक का जो इन्हिसार है वो हुकूमत के तर्ज अमल पे है। हुकूमत अगर वाक़तन डिलीवर करती नजर आ रही है, अगर लोगों को रिलीफ पहुंचा है, अगर गवर्नेंस का ख्वाब जो है वो हकीकत बना है और मामला तो वो हल कर रहे हैं, तो फिर उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। देखें, किसी भी जमहूरी माशरे में जहां पर हुकूमत की अपनी एक अहमियत होती है, वहां अपोजिशन की भी एक हैसियत होती है। पाकिस्तान की सियासी बदकिस्मती ये है कि हर अपोजिशन एक पॉजिटिव अपोजिशन का रोल अदा करने के बजाय पहले मरले पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान और फलान वो आपस में नहीं चल सकते, कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत से जो अवामी तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हुई। पाकिस्तान महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत जिसके खात्मे की बुनियाद पर यह हुकूमत वजूद में आई थी, 2 साल के अंदर उसमें इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप अपोजिशन के किरदार को देखें तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन हमेशा मसाइल ज़दा लोगों की आवाज़ बनती है। तो क्या 2 साल तक इन्होंने खामोशी क्यों तारी रखी? ये इश्यूज तो पहले से मौजूद थे।
और जिस तरह इन्हें डिलीवर करना था ये उस तरह डिलीवर नहीं कर रहे। जहां तक एहतजाजी तहरीक की बात है तो मौलाना फजलुर रहमान तो यकसू हैं। जो बात आज मौलाना शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतराज किया जा रहा है और इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये उनका प्लस पॉइंट था कि जब मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे थे तो मुझे याद पड़ता है आप मैं सब ये कह रहे थे कि दोनों बड़ी पार्टीज ने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, वो कि पाकिस्तान के अंदर गैर मामूली सूरत तारी नहीं करना चाहते, और बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये कहा कि हम सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। अब भी मैं ये समझता हूँ, देखें अभी एपीसी होनी है, उस सर ये APC बड़े में दिल कुछ का लोग मुजाहिरा था या ये मफामती पॉलिसी थी ऑपोजिशन की तरफ से, बड़ी जमातों की तरफ से? जी मैं आपको बताता हूँ, देखें जो लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी के मौजूद मेहमान आपके पास बैठे हैं। मेरा ये उनसे सवाल है कि क्या ये अगर सिस्टम टूटता है तो क्या सिंध में हुकूमत नहीं टूटेगी? पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सियासी तर्ज अमल का मुजाहरा करती रही है। ये जहां तक कि मेरे छोटे भाई फर्रुख हबीब साहब ने शुरू में कहा कि जी बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ आपस में बयान देते रहे, तो मैं थोड़ा सा एक और हवाला देना चाहता हूँ कि 1998 में जब नवाज शरीफ के खिलाफ एक मूवमेंट चली थी, उसमें मैंने लाहौर के अंदर इमरान खान साहब को और बेनजीर भुट्टो साहबा को नवाबजादा नसरुल्लाह खान के साथ खड़े देखा था। मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख का अलमिया ये है कि अपोजिशन डिलीवर करने की बजाय हुकूमत को टारगेट करती है, और हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी होती है उसने पाकिस्तान में सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम कायम करना होता है, उसने इंतजामी इस्तेहकाम कायम करके मामला को आगे की तरफ चलाना होता है। लिहाजा अगर ये हुकूमत को नाकाम करार दे रहे हैं तो इस वक्त तक तो अपोजिशन भी नाअहल साबित हो रही है। क्या आने वाले दिनों के अंदर ये मसाइल ज़्यादा और महंगाई ज़्यादा लोगों की आवाज़ बनेंगे? मेरी ज़ाती राय ये है कि जब तक ये अपनी सियासत को पाकिस्तान के अवाम के साथ मशरूत नहीं करेंगे, हमारा ये भी बड़ा अलमी है कि इनके अपने अपने सियासी मफादात होते हैं, वो सियासी मफादात को आगे रखते हैं। देखिए अब अगर नैब का इशू है, आपने तीनों मेहमानों से ये बात की, तो नैब पाकिस्तान में करप्शन एक बड़ा मसला है। पाकिस्तान का सियासी सिस्टम करप्शन और लूटमार की वजह से बदनाम हुआ है, लेकिन आज जो तहरीक मौजूद है ना कि इसमें तरमीम की बुनियादी बात इसमें पाकिस्तान की अदालत उस्मा ने की है। उन्होंने जो रिजर्वेशन उठाई है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के सर जोड़ने की जरूरत है। ये जो डेडलॉक बार बार कायम हो रहा है, डेडलॉक के साथ डायलॉग भी होता है। मैं समझता हूँ कि सियासी कुव्वतों को आपस में सियासी तर्ज अमल अख्तियार करना चाहिए और नैब के कवानीन में तरमीम करनी चाहिए। आज अगर इनकी बारी है तो आने वाले कल सलमान साहब ये बिल्कुल आ सकती है। हाँ, ये और नाज़रीन मैं दूसरे मौजू की तरफ जब बढ़ूंगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी अब हमने दूसरे मौजू पे स्विच करते हुए उनकी सेहत के बारे में और जो मेडिकल रिपोर्ट सबमिट कराई है उसके हवाले से बात करनी है। लाहौर हाई कोर्ट में अभी तमाम मामला है। पहले भी ये कहा गया था कोर्ट की तरफ से कि अगर मजीद इजाजत चाहिए या तोसी चाहिए अपने स्टे में तो पंजाब हुकूमत से रुजू करना पड़ेगा नवाज शरीफ साहब को। आजिज साहब, एक तो सलमान साहब ने बड़ा पर्टिनेंट एक सवाल उठाया सिंध हुकूमत के हवाले से कि अगर सिस्टम रैपअप होता है तो जाहिर है सिंध हुकूमत भी फिर जाएगी। ये आपको ये चीज आपके लिए कितनी मायने खेज है, एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा, ये जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात है, मुझे याद पड़ता है पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफी तल्ख बयानात, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब की सेहत या जब वो अपने गए थे ऑपरेशन के लिए लंदन अपने बाईपास के लिए, उस वक्त भी काफी तल्ख बयानात, और इवन कुलसूम नवाज साहिबा की अब तो खैर अल्लाह उनको जन्नत बख्शे, लेकिन जब वो भी बीमार थी तो तब भी काफी तल्ख बयानात, कभी एतजाज सईद एहसन की तरफ से या फिर कभी नफीसा शाह साहिबा की तरफ से। ये तल्खियां भी आपको लगता है कि अब पीछे छोड़ के आप अच्छा विश करेंगे नवाज शरीफ साहब के लिए? अब देखें, पहली बात तो बड़ा अहम बुनियादी सवाल किया है सलमान साहब ने, इसको रिस्पांस करूंगा कि सिस्टम की जो डेडलॉक होता है सिस्टम का, उसको बहाली के लिए पीपल्स पार्टी का किरदार आप छोड़ दें सूबाई हुकूमत को। अगर सिस्टम गिरेगा तो जाहिर है सब उसका शिकार होंगे, मगर पीपल्स पार्टी का एक रोल ये है जो आज, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल खामोशी नहीं रखी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक मुतहरिक सियासी लीडर के तौर पर है। और दूसरी बात जो सिस्टम वाली बात की सलमान साहब ने, जब पीटीआई का धरना था 2014 के अंदर,
और वो पार्लियामेंट के बाहर बैठी थी और पार्लियामेंट के लिए क्या खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे और पार्लियामेंट के ऊपर जो तो पीपुल्स पार्टी का रोल क्या था उस पर भी हमारे ऊपर दोस्तों ने बड़ी तनकीद की थी कि पीपुल्स पार्टी फैसिलिटेटर बन रही है नवाज शरीफ की। हमने उस टाइम भी कहा कि नवाज शरीफ के नहीं पार्लियामेंट के हम फैसिलिटेटर हैं और पीटीआई को हम अपील करते रहे। कंटेनर पे हमारे वफूद जाके मिल रहे थे, हालांकि वो हमारे ऊपर भी तनकीद कर रहे थे कि आप इस्तीफा ना दें, आप वापस पार्लियामेंट में आए। और ये पीपुल्स पार्टी का रोल था कि वो पार्लियामेंट में आए और पार्लियामेंट में आने के बाद जब तलख किस्म की तकरीरें हुई थी ख्वाजा आसिफ की और पीएमएल-एन की जानिब से, तो खुर्शीद अहमद शाह साहब, ये रिकॉर्ड की बात है कि खड़े हो गए थे कि आपको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आप पीटीआई के दोस्तों को इस तरह बात करें कि अगर वो ऐवान में वापस आए हैं तो अपोजिशन करना और सिस्टम को बिल्कुल बिठा देना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। पीपुल्स पार्टी का वो रोल 2014 में भी आपके सामने है। अच्छा, दूसरी बात नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से, नवाज शरीफ साहब जी देखिए नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से पीपुल्स पार्टी का अपना एक ओपिनियन था कि जब वो बाहर जा रहे थे, सेहत के मामले पे जा रहे थे, पीपुल्स पार्टी आज भी कह रही है कि बदतरीन हमारा कोई मुखालिफ होगा हम उसकी सेहत पे सियासत नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे ऊपर ये सियासत होती है हम नहीं करेंगे। अच्छा, नवाज शरीफ साहब गए, हुकूमत ने और खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा और अपनी काबीना को उन्होंने शटअप कॉल दी कि कोई भी इस पर सियासत नहीं करेगा, बयान नहीं देगा। मैंने अपने डॉक्टर जो हैं शौकत खानम के कराची के मंगाए हैं, मैंने सीक्रेट रिपोर्ट ली है, पंजाब के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं समझ रहा हूं कि वो सीरियस बीमार है, इसलिए इस पर कोई भी बयान नहीं देगा और उसको जाने दे। अब जाहिर है कोर्ट के फैसले के ही तहत गए, फिर एक गारंटी की बात थी वो भी नहीं हुई। अब ये बताएं कि राब्ता कर रहे हैं अदालत से हुकूमत कि नवाज शरीफ को वापस लेके आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अब ये गेंद जो है वो इनकी कोर्ट में है पीटीआई के। अच्छा, तजाद नहीं है आजिज साहब, ये बताइएगा, क्योंकि तजाद इस तरह से कि आप लोग तो बड़ा तनकीद, एक मैं जैसे मैंने आपसे अर्ज किया था, नफीसा शाह साहिबा या एतजाज एहसन साहब, ये बड़े स्टॉलवर्ड्स आपकी पार्टी के तनकीद माजी में करते रहे हैं कुलसूम साहिबा की सेहत को लेकर या नवाज शरीफ साहब के बाईपास को लेकर, लेकिन अब हमने एक अचानक शिफ्ट देखा है कि अब आप कहते हैं कि नहीं, अगर वो बाहर हैं तो वो ठीक हैं बाहर और वहां पर वो रहे। तो ये भी तो बताएं ना कि ये जो ऑपोजिशन को एक बात तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि आप एस्केप चाहते हैं दरअसल। इसी वजह से देखिए, कोविड तो अभी आया है, 2020 में आया है, लेकिन 2019 के भी तकरीबन एक माह तो गुजार चुके हैं 2019 का भी नवाज शरीफ साहब लंदन में। तो मैं अगेन कहना चाहता हूं, सर्जरी हो सकती थी, वो हॉस्पिटल कभी नहीं गए। मैं अगेन कहना चाह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी ने कभी भी किसी की जिंदगी और सेहत पे सियासत नहीं की है। मैं अगेन कहना चाह रहा हूं, बाकी हमारे एक नहीं दर्जनों पॉइंटों पर इख्तलाफ है, दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों एक दूसरे से इख्तलाफात किए हैं, हुकूमत में रहे हैं, अपोजिशन भी की है हमने, अभी भी हमारे दरमियान अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा और बाज़ औक़ात उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होगा। मगर ज्वाइंट अपोजिशन के, मैंने कहा कि माजी के बयानात का तनादर अगर अपोजिशन पे फिक्स होगा तो मौजूदा जो गवर्नमेंट है और उनके तमाम इत्तेहादिये, इनके माजी के बयानात जरा चेक कीजिएगा कि सिर्फ इख्तलाफ नहीं, इल्जामात लगाए गए थे, अब वो साथ बैठे। तो पीपुल्स पार्टी कम से कम किसी की सेहत के मामले पे सियासत नहीं कर रही थी। हमने ये कहा कि अगर वो सीरियस बीमार हैं तो उसको जाने दिया जाए। हुकूमत अपोज कर रही थी, फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुदाखलत की और अपने वुज़रा को मना कर दिया कि मैंने सीक्रेट चेक किया है, वो बिल्कुल सीरियस बीमार है। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर अपने सोर्स से बताएं और अदालत में जाए, जाके दरखास्त दाखिल करें कि जी वो एक मुआहदा करके गए, वो नहीं आ रहे हैं, उनको वापस आना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट का वो होता है ना। राइट फारूक साहब, आपकी तरफ से आप पे ओनस आता है, ये बात तो दुरुस्त है आजिज साहब की कि आपकी तरफ से या वजीर आजम साहब की तरफ से खास कहा गया था कि इस पे सियासत ना हो, और अगर वापस नहीं आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा था कि एक बॉल गेम चल रही थी, क्योंकि ओनर्स कोई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा था। अच्छा, दूसरी बात ये भी फारूक साहब कि आप पहले फरमाते थे कि मेडिकल रिपोर्ट आती नहीं है जब से वो लंदन गए हैं, तो अब तो मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, तो अब क्यों तनकीद हो रही है? देखें, बात यह है कि मियाँ साहब को लंदन गए हुए आज अगर गालबन जुलाई का महीना भी ख़त्म होने वाला है तो मेरे ख्याल में नवंबर के अंदर गए थे, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो 9 महीने तो उनको हो चुके हैं मुल्क से बाहर गए हुए। और आपके इल्म में है कि यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि डॉक्टर अदनान की ट्वीट्स आया करती थी कि मियाँ साहब की प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, मियाँ साहब का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, मियाँ साहब को दुनिया जहाँ की बीमारियाँ थी होंगी। इस उम्र के अंदर इंसान को अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्त रखे, सेहत तंदुरुस्ती भी दे, लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आपको होती हैं
अब मामला ये है कि आप अदालत में कह के गए हैं कि जी हम बाहर इलाज करवाने जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब उसके जो है वो गारंटर हैं, और मियाँ साहब को सज़ा हुई है। देखें, ये एक पहला केस था कि सज़ा याफ्ता बंदा जो है उसको अदालत इजाज़त दे रही है कि आप बाहर से जाकर अपना इलाज करवा लें। गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर एक अपना एक हमदर्दी का व्यू लिया, लेकिन अब मामला ये है कि अब इलाज करवा लेना चाहिए था। इलाज या जो भी ऑपरेट होना था वो ऑपरेट हो जाना चाहिए था। कोरोना तो अब आ रहा है ना जी, फरवरी मार्च के अंदर आके ये तमाम तर सूरत हाल सामने आई है। उस वक्त भी 4 महीने जो है वो इलाज नहीं करवाया गया। अब मामला ये है कि अगर ये इतनी सेहत का मामला जो है वो सेंसिटिव है, संजीदा है, तो फिर इनको चाहिए कि वहाँ से तस्वीरें भी ना शाया करें। कभी चाय पीते की फ़ोटो खिंचवा के शाया कर देते हैं, कभी जो है वो बाहर लंदन की गलियों में जो है वो ठंडी हवाएं लेते हुए शॉपिंग, विंडो शॉपिंग करते की तस्वीरें जो है वो शाया कर देते हैं। जब इस किस्म की तस्वीरें शाया होती हैं तो फिर अवाम में एक तासुर डेवलप होता है, और अवाम भी फिर जरूरी तो नहीं है कि बीमार शख्स चाय नहीं पी सकता या रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, हो सकता है वो बीमार हो। देखें, बीमार शख्स यहाँ पर तो चल फिर नहीं सकते थे, इसका मतलब ये है कि सेहत याब हो गए, हालत बहुत बेहतर है, तो फिर पाकिस्तान भी आ सकते हैं, फिर पाकिस्तान आ जाएं, यहाँ पर आकर जो है वो कानून की हाकमियत को कायम करें। ये तो कहते हैं ना कि हम कानून की हाकमियत के ऊपर जो है वो यकीन रखते हैं। मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कलमिया रहा है कि जब भी कोई एहतसाब का मामला आता है उस वक्त हमें पता चलता है कि मुल्क की क़यादत को कौन कौन सी बीमारियां लाहक हैं, कौन कौन सी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस उनको लाहक हैं। जब वो इक़्तिदार के अंदर होते हैं इस किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो ना सामने आती है ना पता चलता है। चलें, आज भी फिर भी हम दुआ गो हैं, क्योंकि एक जनरल बात है कि उसके ऊपर कोई ना पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज़ को अब ढाल नहीं मजीद बनाना चाहिए। इसके ऊपर जो भी जेन्युइन उनका मामला है वो लेकर आएँ और उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान वापस आएँ, आकर जो भी उनकी अदालतों में केसेस हैं उनका सामना करें, जो उनको सज़ा है उसका सामना करें। मोना, मेरे ख्याल में एक बात, पीटीआई की इस बात में और ज्यादा वजन तब आएगा जब जहांगीर तरीन अगर फौरन वापस आ जाएं और जो कमीशन में उनका नाम आया है और वो कहें कि जी मैं कानून का मुकाबला करूंगा। वो गालबन चेकअप के लिए गए थे, तो जिन पार्टी से ताल्लुक है, जो पार्टी डिमांड कर रही है इंसाफ की, अहम नुक्ता उठा दिया है फारूक साहब। चले, अच्छी बात है, धामड़ा साहब की ये बात जो है वो तरीन साहब यकीनन सुन रहे हैं। मुलाकातों की खबरें भी हम सुन रहे थे, सुन तो लें तरीन साहब की जो है, धामड़ा साहब की बात जो है वो तरीन साहब यकीनन सुन रहे होंगे और उसके ऊपर उनको अमल भी करना चाहिए। मैं भी ये समझता हूँ, क्योंकि हमने तो इंक्वायरी करवाई, इंक्वायरी करवा के जिन जिन के नाम आए वो सामने ले आए। हमने तो किसी को क्लीन चिट नहीं दी। यहाँ पर तो डॉक्टर आसिम हुसैन भी थे, यहाँ पर तो जो है वो शजील नाम मेमन भी थे, यहाँ पर तो जो है वो बैस मुजफ्फर टप्पी भी मुल्क से गायब है। बेशुमार लोग हैं, फिर तो एक लंबी फहरिस्त है। अब उनको फॉलो कर रहे हैं बाहर जाने के। फारूक साहब कह रहे हैं कि हमारे वालों को भी बुला लें, नवाज शरीफ साहब भी आ जाएं, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो लोग बीमार थे और फिर उसकी वजह से केसेस से छुटकारा मिला वो भी आ जाएं, वो सारे पाकिस्तान में। और थोड़ा हकीकी सिचुएशन भी फरमाइएगा। उनकी वापसी का इंसार फर्रुख हबीब साहब की गवर्नमेंट पे है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवा दी है और ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि इसके बाद जो एक्सटेंशन होगी वो पंजाब गवर्नमेंट करेगी, पंजाब गवर्नमेंट भी इनकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तान एक टेक्निकल इशू है, इस पे सियासतदानों को आपस में एक वज़ेदारी भी होती है। मुझे याद पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब गिर गए थे स्टेज से, तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी कैंपेन खत्म करके फौरी तौर पे वो शौकत खानम हॉस्पिटल में पहुंचे थे और उनकी तीमारदारी की थी। बिल्कुल, जहां तक नवाज शरीफ का मसला है, मैं समझता हूँ कि ये खालिस्तान टेक्निकल इशू है और स्टैंड ले पंजाब गवर्नमेंट एक एप्लीकेशन दे कोर्ट से और कोर्ट से कहे कि उन्हें बुलवाया जाए। बात है कि हमारे इलाज भी पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए। आज जब कोरोना आया है तो कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ कि जहाँ पर हमारा कुछ जानी नुकसान हुआ है लोगों का, एक फायदा भी हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सेहत आमा के इश्यूज थे वो बेहतर हुए हैं और हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए तमाम इश्यूज के हवाले से। देखें, जब हम क्राइसिस की बात करते हैं, क्राइसिस कभी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते, हुकूमतों के लिए अच्छे नहीं होते, और क्राइसिस पैदा करना और क्राइसिस खत्म करने में हुकूमत का बुनियादी किरदार होता है। पाकिस्तान के अहले सियासत को देखिए, हम जर्नलिस्ट हैं, हम एक दूसरे के खिलाफ एक सतह से आगे नहीं जाते। इसी तरह आप देख लें कि बाकी जो दीगर तबकात हैं वहां पर भी कुछ लिमिटेशन है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी में ये हदों को पार कर गए हैं। और जो अभी जिक्र किया जा रहा है, बिल्कुल ये बदकिस्मत बात है, ये दुरुस्त बात है। या शहबाज शरीफ या सारे लोग आपस में बयान देते हैं,
मैं समझता हूँ कि इसके नई नस्ल पे क्या असरात होते हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए। एक वक्त था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, मैं खुद ये सर्वे करवाता कि 95% पाकिस्तान की नई नस्ल उनके ख्यालात से, उनके नजरियात से, उनके एहसासात से, उनके जज्बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। लेकिन उसके बाद जब धरना सियासत शुरू हुई है तो यकीनन उन्होंने एक सख्त स्टांस दिया अपोजिशन के हवाले से, इससे उनकी मकबूलियत उस वक्त मुतासर हुई थी। मैं समझता हूँ आज गेंद उनकी कोर्ट में है, हुकूमत की कोर्ट में है, मामला को आगे की तरफ ले जाना है, सियासी तौर पर डील करना है, ये जिम्मेदारी हुकूमत की है। और अगर हुकूमत जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी, हुकूमत डिलीवर करती नजर आएगी तो अपोजिशन की ना कोई एपीसी का फायदा होगा और ना सलमान साहब सिर्फ इतना एक और बात सिर्फ इतनी फरमा दें कि आपकी इत्तलात क्या हैं, नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी है अभी, और क्या कोई उम्मीद रखी जाए कि अगस्त 17 तक वापसी होगी, क्योंकि उसके बाद मफरूर उनको करार देने की बात की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि वो दिसंबर में वापस आएंगे। वो सिर्फ दिल के मरीज नहीं है, उनका जिगर का भी इशू है, उनके गुर्दे का इशू है, ब्लड प्रेशर का इशू है। ये तमाम रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास मौजूद हैं और गवर्नमेंट इसे इशू नहीं बनाएगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट इसे इशू बनाना चाहती है तो वो जाके एप्लीकेशन पे कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए। मेरा ख्याल आज की सूरत हाल में इसका कोई काम नहीं। इसमें मैं ऐड कर दूं, सलमान साहब लाहौर के अंदर ही होते हैं, हमारे बड़े भाई हैं और बड़ा एहतराम का रिश्ता है, इनसे हम हमेशा सीखते हैं। इनकी इन्फॉर्मेशन में होगा कि जब 3 महीने बाद पंजाब गवर्नमेंट ने उसको रिव्यू किया तो उन्होंने मियाँ साहब को मज़ीद एक्सटेंशन जो है वो नहीं दी, क्योंकि उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो प्रॉपर उनको नहीं जो है वो कम्युनिकेट की गई। तो वो एक्सटेंशन वाला मामला तो जो है वो कोरोना से पहले का डिसाइड कर चुके हुए हैं। उस हवाला से उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट ने खामोशी इख्तियार की हुई है। फिर वो दोबारा कोर्ट चले गए थे ना, फिर उन्होंने कोर्ट का भी तो रुख किया था जब पंजाब उन्होंने कोर्ट में जमा करवा दी थी अपनी रिपोर्ट। जी कोर्ट में आ गई है। जी, अगर पंजाब गवर्नमेंट को कोई इतराज है तो वो कोर्ट से रजू कर सकते हैं। देखिए कोर्ट ने अगर खामोशी इख्तियार की हुई है तो इसकी कोई वजह है। और मैं फिर ये बात कहूंगा, ये खालिस्तान टेक्निकल इशू है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। इसकी कोई वजह है। चले नाजरीन, मैं तीसरे टॉपिक की तरफ भी रुख कर लूं, तो ये वजह भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे इसी कंटिन्यूटी में। क्या एफएटीएफ को मशरूत किया जा रहा है, एफएटीएफ से मुंसलिक बिल्स को अपोजिशन की तरफ से, जो कि हुकूमत का इल्जाम है, या फिर वो बिल्स इन द फर्स्ट प्लेस ठीक ही नहीं थे, क्योंकि आज भी वो जो पास भी हुए हैं तो अपोजिशन का बेपनाह शोर वावेला था। स्टार्टिंग विद यू सलमान साहब, इसका पहले आप जवाब फरमाइएगा कि किसकी बात में ज्यादा वजन है। देखें इसमें जो 2 बिल्स हैं मोना, मैं समझता हूँ कि नेशनल एक्शन प्लान और एफएटीएफ पे कतन कोई सियासत की गुंजाइश नहीं है और इसे अगर अपोजिशन मुंसलिक कर रही है। देखिए अपोजिशन का अपना स्टांस है, ये पॉलिटिकल लोग हैं। मैंने बड़े बड़े मुज़ाकरात होते देखे हैं कि डेडलॉक आता है, उसके बाद ऐसे लोग मौजूद होते हैं हुकूमतों के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मैं जाती तौर पे जानता हूँ, माजी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में डेडलॉक शाह महमूद कुरैशी साहब तोड़ा करते थे। लेकिन अब अगर डेडलॉक उनकी वजह से पैदा हुआ है तो असद उमर साहब भी आगे आ सकते हैं। ये डेडलॉक टूट सकता है। मैं अब भी कहता हूँ और मैं सियासत की और जमहूरियत के बेहतरीन मुफाद में कहता हूँ कि ये बैठ के कम से कम नैब का जो कानून है, देखें नैब के कानून से कोई नहीं बच सकता। आज ये कल माजी की हुकूमत में मेरे जाती इल्म में है कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप को कहा कि हम बैठ के इसमें तरमीम कर लें। मुस्लिम लीग नून समझती थी कि जी पीपल्स पार्टी वाले फंसेंगे, उन्होंने इससे सरफे नजर बरता। और फिर मेरी अपनी जाती मालूमात है कि जी बाद में वो इस पे एक्सक्यूज करते नजर आए कि हमारे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो आज तहरीक इंसाफ को इस हवाले से पॉलिटिकल तर्ज अमल इख्तियार करते हुए वो सारी रिजर्वेशन देखे ना जो पाकिस्तान की अदालतें उस्मान ने दी हैं, ये बहुत सॉलिड है। वो इस पे बैठ के बात होनी चाहिए। ये क्या मोना एक मिनट, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं लगती है कि कोई आप लोग कोई बीच का रास्ता निकालें। फरूख साहब मेरी एक बात सुन लें, मैं नहीं समझता। कल शायद खाकान साहब फरूख साहब ये कह रहे थे कि वो बिल्स तो अप्रोप्रिएट थे ही नहीं, इस वजह से उनको सपोर्ट किया गया अपोजिशन की तरफ से। नैब का कोई उसमें अमल दखल नहीं है। मैं आपको टेक्निकली करेक्ट कर दूं, को निकाल दिया, इसमें से सिर्फ पॉलिटिशियन फंस गए हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन पे इतराज होता है, ये पॉलिटिशियन टारगेट होता है, तो इससे पाकिस्तान की नई नस्ल पे अच्छे असर नहीं होते। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को जिम्मेदारी इजाजत दीजिएगा मैं आपको क्विकली बताता चलूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो फैटफ है वो अलग चीज है, नैब लॉस जो है वो अलग चीज है। हमने इनको दोनों को अलग नज़र से देखना है, अलग अप्रोच से देखना है, अलग सोच से देखना है। ये जो फैटफ से मुतल्लिका बिल हैं ये तो फरवरी के अंदर ले किए गए थे पार्लियामेंट के अंदर, वहां से ये चले गए थे मुतल्लिका कमेटीज में से।
वहां से ये पास होते हुए यहां पहुंचे हैं, क्योंकि अपोजिशन इंतजार कर रही थी कि उनको पता था कि ये बिल टाइम बार हैं, हुकूमत ने अगस्त तक इनको पास करना है, उसके ऊपर लिंक करेंगे हम नैब की तरामीम को। भाई अगर आपने ये फैटफ के लॉज जो हैं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के हवाले से हैं, तो कौमी सलामती जो है वो ज्यादा है, मैं जाती सलामती के हवाले से हम इनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि नैब की जितनी अमेंडमेंट्स ये लाए हैं, 34 अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, कोई भी अमेंडमेंट मुझे बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी के मुताबिक है। तमाम अमेंडमेंट्स जो हैं वो पर्सन स्पेसिफिक हैं। कोई अमेंडमेंट जो है वो शहबाज शरीफ को फेवर दे रही है, कोई सलमान शहबाज को दे रही है, कोई जरदारी साहब को जाली अकाउंट्स के अंदर फेवर दे रही है, कोई शाहिद खकान अब्बासी को दे रही है कि भाई आप 1999 से पहले के केसेस नहीं देख सकते, आप 5 साल की करप्शन को नहीं दे, पीछे की करप्शन को नहीं देख सकते, आप 1 अरब से नीचे की करप्शन को नहीं देख सकते, आप जो है वो अपना इसके अलावा जो है वो जो शख्स प्री बार्गेन कर लेगा उसको 5 साल बाद इलेक्शन लड़ने की सजा इजाजत होगी, कन्विक्ट पर्सन को 5 साल बाद इलेक्शन लड़ने की सजा इजाजत होगी। मतलब एक शख्स जो है वो कन्विक्ट हो गया, इस किस्म की अमेंडमेंट्स लेकर आएंगे तो अपोजिशन अपना नैरेटिव खुद तबाह कर रही है। ये नैरेटिव ये अमेंडमेंट्स लेकर आते, जस्ट 30 सेकंड, ये अमेंडमेंट्स लेकर आते कहते हैं जी नैब कवानीन को आए मजबूत करें, प्रोसिक्यूशन को हम मजबूत करते हैं। वो तरामीम लेकर नहीं आए जो तरामीम जिनको फेवर करती थी। आप लोग पूछते थे ना जो एनआरओ मांग रहे हैं वो कहां है, ये है वो एनआरओ जो इन्होंने वहां पर पेश किया है। इसको लिंक करके बिल्कुल कम है, मैं बिल्कुल आजिज साहब का आखिरी मिनट है मेरे पास जी। आजिज साहब, मोना, पहली बात यह है कि हुकूमत की जो चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही ना, वो नजर जरूर आ रही है आपको कि नैब के केस के अंदर हुकूमत जो है वैसे तमाम इश्यूज पे अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कराची के अंदर एक तकरीर की थी कि नैब मेरे दोस्तों को परेशान कर रही है, घेरा कर रही है। उसके फौरी बाद एक ऑर्डिनेंस आया था नैब का। आपको नैब इतनी अच्छी लग रही है तो नैब के लिए आपने ऑर्डिनेंस क्यों लाया था? और अभी भी अपोजिशन से आप बात करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो ड्यूल एक आपका 2 फेस पॉलिसी है नैब की, कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अगर खुर्शीद अहमद शाह इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो जेल में करेंगे, और अगर पीपल्स पार्टी के किसी भी रहनुमा या अपोजिशन के किसी भी रहनुमा की अगर एहतसाब अदालत से जमानत हो जाए तो नैब उसको चैलेंज करेगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। मगर अलीम खान जब रिहा होगा तो उसके लिए नैब कोई अपील नहीं करेगी। 1 साल हो गया, 3 महीने के अंदर उसको अपील करनी थी, वो टाइम आपका खत्म हो गया। इसलिए ये जो डबल स्टैंडर्ड जो शिकें थी उस पे अपोजिशन कह रही है कि बात करें, आए मिलके। हम भी चाहते हैं, पानामा पे हमने आपको कहा था कि आप आए पार्लियामेंट के अंदर। पाकिस्तान में साहब का सच कोई कानून मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट को बीच में डाले, आए सब पार्टियां मिलके एक मजबूत कानून साबित करें जो पार्लियामेंट के बात है। तो मगर ये नहीं है, ये अदालत में चले गए। हजरात का शुक्रिया। जनाब फरूख हबीब साहब, आजिज जामरा, सलमान गनी साहब, नाजरीन दैट विल बी ऑल फ्रॉम अस। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।